नमस्कार दोस्तों, दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और आज हम सॉल्व करने वाले एमपीपीएससी मेंस 2022 का 5वां पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला सवाल उन्होंने पूछा है, अव्ययी भाव समास को परिभाषित करिए। तो भैया जिस समास का पहला पद अव्यय हो अर्थात जिसमें परिवर्तन नहीं हो रहा हो तथा जिसका पहला पद प्रधान भी हो, उसे क्या कहते हैं? हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। दूसरा उन्होंने पूछा संधि किसे कहते हैं? तो क्या होता है, दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, और संधि के टोटल भेद कितने होते हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि, यण और अयादि संधि। फिर उन्होंने जब मानक भाषा किसे कहते हैं? मानक भाषा किसे कहते हैं? चौथे में उन्होंने पूछा संधि और समास में मुख्य अंतर बताइए। पांचवें में पूछा पल्लवन को परिभाषित करिए। पल्लवन बेसिकली क्या होता है? किसी सूत्रबद्ध विचार को विस्तार से प्रस्तुत करना पल्लवन कहलाता है। छठे में पूछा उन्होंने उत्कृष्ट संक्षेपण के गुण बताइए। तो उत्कृष्ट संक्षेपण में पहला गुण क्या होगा कि भाव जो है वो जिंदा रहना चाहिए। ठीक है, भाषा स्पष्ट एवं सरल होना चाहिए। फिर उन्होंने अलंकार पूछे, श्लेष अलंकार और उपमा अलंकार, ये दोनों हमारे सिलेबस में डायरेक्ट लिख रखे हैं। फिर नौवां पूछा उन्होंने व्यंजन संधि किसे कहते हैं? यदि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। ये सिंपल सी परिभाषा है, बाघ धन इज इक्वल टू बागीस होता है। फिर उन्होंने पूछा वृद्धि संधि के लक्षण बताइए। तो भैया वृद्धि संधि का सिंपल सा एक लक्षण होता है, आ या बड़ा आ के बाद यदि ए और ए आए तो वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर अगर आ और बड़ा आ के बाद ओ या औ आए तो वो भी क्या हो जाएगा? उसकी वृद्धि होकर औ हो जाएगा। तो इसे कहते हैं वृद्धि संधि। फिर उन्होंने पूछा मुदित महापति मंदिर आए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? तो मुझे जहाँ तक लगता है इसमें जो अलंकार होगा वो अनुप्रास अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होगा। फिर 12वें में पूछा उन्होंने अधजल गगरी छलकत जाए, तो लोकोक्ति का आशय स्पष्ट करते हुए वाक्य में प्रयोग करिए। 13वां उन्होंने पूछा पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? तो पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं ये पूछा उन्होंने। 14वें में पूछा तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तो इसकी सिंपल सी परिभाषा होती है, तत्सम शब्द के परिवर्तित रूप को तद्भव शब्द कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में आप लिख के आओगे, सूर्य का तद्भव क्या हो जाता है? सूरज। फिर वाक्य में पूर्ण विराम का प्रयोग कब किया जाता है? 16वां उन्होंने पूछा सामसिक शब्द का स्पष्ट वो करिए। 17वें में उन्होंने पूछा प्राधन उत्साह क्या होता है? तो प्राधन उत्साह होता है प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित। अन्य उक्ति। फिर उन्होंने 18वें में पूछा विसर्ग संधि किसे कहते हैं? तो विसर्ग संधि की सिंपल सी परिभाषा है कि विसर्ग के बाद यदि स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग के अंदर जो परिवर्तन होता है या विकार होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नी धन आहार, ठीक है, नी धन आहार का क्या हो जाएगा? ये विसर्ग हट के निराहार हो जाता है। निराहार व्रत रखते हो ना आप, तो वो हो जाता है। फिर उन्होंने पूछा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताइए जो पहले कभी ना हुआ हो। तो उसे कहते हैं ना अभूतपूर्व वृद्धि हो गई। जिसका शत्रु तक न जन्मा हो, तो भैया इतिहास में एक नाम आता है अजात शत्रु। फिर संक्षेपण किसे कहते हैं? फिर 21 में पूछा उन्होंने योजक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? तो योजक चिन्ह का प्रयोग जब किया जाता है जब दो शब्दों में परस्पर संबंध बताना हो या उन्हें जोड़कर लिखने हेतु योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसका चिन्ह कैसा होता है? ऐसे होता है। असुर के दो पर्यायवाची लिखिए। तो क्या नाम असुर के होता है? देवता तो हो गए, तो धनुज होता है, दानव होता है ना। फिर होता उपमा अलंकार के अंगों के नाम लिखिए। फिर एक और अलंकार पूछा बीती बिवारी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नगरी, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? फिर उन्होंने 5 अलंकार पूछ रखे, अनुप्रास तथा यमक अलंकार में अंतर बताइए। फिर एग्जाम्पल दे रखे उन्होंने, कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाल विराजती है, इसमें कौन सा अलंकार है? फिर यमक अलंकार के उदाहरण बताइए। फिर उन्होंने पूछा अर्थालंकार से संबंधित ये सवाल पूछे कि रूपक अलंकार की परिभाषा लिखिए। नवन सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरज सी कल कांति, इसमें कौन सा अलंकार है? जिसमें उपमा के चारों अंग मौजूद होते हैं उसे क्या कहते हैं? फिर उन्होंने 5वां पूछा मैया मैं तो चंद खिलौना ले हो, में कौन सा अलंकार है?
फिर अब देख लेते ट्रांसलेशन में। तो ट्रांसलेशन में उन्होंने पूछा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का राज्य क्षेत्र है। तो इसको हम ऐसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, जैसा कि मैं बता सकता हूँ कि अंडमान निकोबार इज इंडियन टेरिटरी, ये हो सकता है। फिर उन्होंने पूछा दूसरे में मामला अभी समीक्षाधीन है, मामला अभी समीक्षाधीन है। तो ये कोर्ट की भाषा में लगातार यूज़ किया जाता है, जैसा कि मैं वकील हूँ तो बता सकता हूँ। तो द मैटर इज स्टिल अंडर रिव्यू, ये है ना, रिव्यू के समीक्षाधीन है। फिर तीसरा उन्होंने शांति समझौते पर दोनों पक्ष द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। फिर चौथा उन्होंने पूछा पुल नदी के ऊपर है। तो पुल नदी के ऊपर क्या आ जाएगा, द ब्रिज इज ओवर द रिवर। फिर पांचवा उन्होंने पूछा इस कमरे का दरवाज़ा छोटा है। तो इस कमरे का दरवाज़ा छोटा है, क्या हो जाएगा, हाँ, द डोर टू दिस रूम इज स्मॉल, ये हो जाएगा इसका। फिर उन्होंने पूछा द पुलिस इमीडिएटली रश्ड टू द साइट ऑफ द एक्सीडेंट। तो पुलिस एक्सीडेंट मतलब दुर्घटना क्षेत्र पर तुरंत पुलिस पहुंची। फिर उन्होंने पूछा देन इन्वेडिंग आर्मी सेक्ड द सिटी। तो आक्रमणकारी सेना ने शहर को लूट लिया। द कोर्ट रिजर्व द जजमेंट। तो माननीय न्यायालय ने जजमेंट को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माननीय न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रखा। फिर दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वे लोग सुबह से खेल रहे हैं। द माई मदर हैज़ बीन कुकिंग फॉर एन आवर, मेरी माँ पिछले 1 घंटे से खाना बना रही है। फिर देखते हैं महेश्वर में कौन सी संधि होती है। तो महेश्वर में भैया स्वर की वृद्धि संधि होती है। फिर उन्होंने पूछा धनुष्कर में कौन सा वो होता है, धनुष्कर में कौन सी संधि होगी। तो धनुष्कर क्या होता है, धनुहु, ठीक है, और संस्कर, तो इसका मतलब विसर्ग संधि हो जाएगी। फिर उन्होंने पूछा समस्त तथा सामसिक पदों का अलग अलग करना क्या कहलाता है। तो समास विग्रह कहलाता है। किस समास के दोनों खंड प्रधान होते हैं। फिर उन्होंने पूछा 4.6 में दो विपरीत शब्दों के बीच कौन सा योजक चिन्ह लगाया जाता है। तो योजक चिन्ह लगाते हैं अपन, डैश। वह तुम्हारे क्या कहने, वाक्य में उपयुक्त चिन्ह का प्रयोग करते हुए पुनः लिखिए। वह, तो वह के बाद आ जाता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। जब भी हम बोलते हैं ना वह क्या बात है, तो वह हो गया, तो विस्मयादि बोधक यहाँ पे लग जाएगा। फिर 8वें में पूछा किसी वाक्य या अवतरण का ज्यों का त्यों उद्धृत करने के लिए। भैया सीधी सी बात है, जब भी हम कोई स्टेटमेंट लेते हैं तो ये वाला चिन्ह लगाते हैं, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम बात कहते हैं। किन्हीं 2 विराम चिन्हों के नाम संकेत सहित लिख दिए। पूर्ण विराम ऐसे लगा देना और अल्प विराम ये हो गया। ये कहानी जो किसी मजदूर के जीवन से संबंधित है बड़ी मार्मिक है, इस वाक्य को सही विराम चिन्ह के साथ प्रयोग करिए। तो ये कहानी जो किसी मजदूर से संबंधित है, यहाँ पर अल्प विराम आ जाएगा, बड़ी मार्मिक है तो फुल विराम आ जाएगा, या फिर ये आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां क्या पूछा, वसीयतनामा को क्या कहते हैं। वसीयतनामा को बोलते हैं विल, WILL, और टेस्टामेंट, विल एंड टेस्टामेंट कहते हैं वसीयतनामा को। एक्टिंग, तो हम बोलते हैं ना एक्टिंग प्रेसिडेंट, तो एक्टिंग का मतलब होता है कार्यवाहक, एक आंख से देखना। फिर चौथा उन्होंने पूछा जारस शब्द का विलोम शब्द लिखिए। 5वां पूछा उन्होंने जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो। फिर बच्चा का तत्सम स्वरूप क्या होता है, तो वत्स होता है, हम बोलते हैं ना वत्स जीते रहो। फिर चोर शब्द के पर्यायवाची शब्द लिखिए। चोर शब्द का पर्यायवाची होगा विजय माल्या, नीरव मोदी, 2 पर्यायवाची हो गए, मजाक कर रहा था। चोर शब्द का पर्यायवाची होता है तस्कर होता है, दस्यु होता है, ठीक है। हाथी के पाँव में सबका पाँव, कहावत का अर्थ बताइए। फिर उन्होंने पूछा 10वां श्री गणेश का विलोम शब्द लिखिए। तो श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा, हम जब बोलते हैं ना हवन देते हैं तो क्या बोलते हैं, स्वाहा। तो स्वाहा का होता है मतलब भैया समाप्ति हो गई तुम्हारी अब तो जिंदगी की। फिर उन्होंने गद्यांश पूछे। चलो गद्यांश तो मतलब ठीक है, चलो एक बार सॉल्व कर ही लेते हैं यार, अब देख लेते हैं। तो फिर उन्होंने पूछा साहित्योन्नति के साधनों में पुस्तकालयों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है भैया, इनके द्वारा साहित्य के जीवन की रक्षा, पुष्टि तथा अभिवृद्धि होती है। कीवर्ड यही है,
पुस्तकालय सभ्यता के इतिहास का जीता जागता गवाह है। तो सभ्यता के इतिहास का गवाह कौन है? पुस्तकालय होगा, यही सवाल बनेगा। इसी के बल पर वर्तमान भारत को अपने अतीत गौरव पर गर्व है। ठीक है, पुस्तकालय भारत के लिए कोई नई वस्तु नहीं है। लिपि के आविष्कार से आज तक लोग निरंतर पुस्तकों का संग्रह करते आ रहे हैं। ठीक है, ये भी कीवर्ड हो गया। पहले देवालय, विद्यालय और नृपालय इन संग्रहों के प्रमुख स्थान होते हैं। इनके अतिरिक्त वृद्धजनों के अपने निजी पुस्तकालय भी होते थे। चलो पहले सवाल पढ़ते हैं, पुस्तकालय के कारण भारत को क्या गौरव प्राप्त हुआ, देख लेते हैं। फिर दूसरा, पुराने समय में अधिक वेग क्यों होता था? मुद्रायण के आविष्कार से पुस्तकों पुरुष आजकल की तरह सरल बात नहीं थी। आजकल साधारण स्थिति के पुस्तकालय में जितनी संपत्ति लगती उतनी उन दिनों कभी एक पुस्तक की तैयारी में लग जाया करती थी। भारत के पुस्तकालय संसार भर में अपनी सारी रखते थे, क्योंकि भारत में पुस्तकालय थे। ठीक है, प्राचीन काल से मुगल सम्राटों के समय तक ये स्थिति रही। चीन, फारस प्रभृति सुदूर स्थित देशों में झुंड के झुंड विद्यानुरागी लंबी यात्राएं करके भारत आते थे। तो क्या हुआ था, ये वाली जो सवाल है ना, क्योंकि पूरी दुनिया के लोग भारत में आते थे पढ़ने के लिए, तो इस कारण भारत को ये गौरव प्राप्त था। पुराने समय में अधिक व्यय क्यों होता था? तो यहाँ कई बातें लिखी, क्योंकि पुस्तकालय बनाने में ज़्यादा व्यय लगता था। साहित्य की उन्नति के सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? ये तो देखना पड़ेगा डबल से मुझे। चलिए, ये पैराग्राफ हो गए। फिर उन्होंने निबंध पूछा शायद, है ना। चलो, भाव पल्लवन पूछा, रेखांकित अथवा दी गई पंक्ति का पल्लवन भाव पल्लवित कीजिए। ये 10 अंकों को कहते हैं। मुर्दा है वह जहाँ देश में साहित्य नहीं है। तो इसमें पता भगत सिंह का कोटेशन दे सकते हो आप कि क्रांति जो है अपने कलम से आती है, तलवार से नहीं आती। तो ये कोटेशन से आप स्टार्ट करोगे ना तो अच्छा लगेगा उसे, सीधी सी बात है। फिर उसके बाद आप बता सकते हो कि दुनिया भर में हम पुनर्जागरण, जो यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था वो कैसे हुआ था? साहित्य से हुआ था। फिर इसके अलावा भारत में बता सकते हो राजा राममोहन रॉय ने अपनी पुस्तकों के द्वारा पुनर्जागरण करा। चलिए, फिर इसके बाद एक और उन्होंने पैराग्राफ पूछा जिसका संक्षेपण करने की बात कही है उन्होंने, और यहाँ पर आके पेपर समाप्त हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और इस कारण लाइक और सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। धन्यवाद।